हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल द ग्रेट क्लासेस पर स्वागत है। चलिए, यहाँ पे जियोग्राफी का हम चैप्टर 2 जिसका नाम है चैप्टर 2 जियोग्राफी, ठीक, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। आज इस चैप्टर पर हम लोग विचार करेंगे कि जनसंख्या वितरण और घनत्व क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन है, उसको थोड़ा देखेंगे। जैसे जनसंख्या, सबसे पहले अगर हम बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या का मतलब होता क्या है? जन अर्थात लोग। जन का मतलब क्या हो जाएगा? लोग, ठीक। यहाँ पे संख्या यानी ये जो है नंबर से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों को जोड़कर देखा जाए तो जनसंख्या बताता है लोगों की संख्या को, कि लोगों की संख्या को ही जनसंख्या, लोगों के संख्या को ही क्या कहेंगे? जनसंख्या कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो किसी भी क्षेत्र में जितना लोग होते हैं उन लोगों की संख्या को ही क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। लोगों को जो संख्या गिना जाएगा तो लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाएगा? जनसंख्या। वितरण का मतलब क्या होता है? बटा होना, यानी जनसंख्या जो है कहाँ कहाँ पर बटा हुआ है उसको देखेंगे। और घनत्व अर्थात कहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं उस चीज को यहाँ पे देखा जाएगा। ये तीन चीज हमारे चैप्टर में है और इसी तीन के आधार पर हम देखेंगे, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व है। यानी विश्व में जनसंख्या का घनत्व क्या है, कि कैसे बटा हुआ है और किस प्रकार से बटा, उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर देखा जाए कि अभी के वर्तमान समय में देखा जाए तो पूरे एशिया महाद्वीप में देखिएगा तो जनसंख्या दृष्टि के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या दृष्टि के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्र जो है वो चीन को कहा जाता है। किंतु जो हमारा जनगणना हुआ था इस बार, इस जनगणना के अनुसार अभी देखा जाए वर्तमान में करंट के आधार पर तो हमारा विश्व में जनसंख्या के आधार पर अभी वर्तमान में देखा जाए तो पूरे विश्व में अगर देखिएगा तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश भारत हो चुका है। यानी भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करने लगी है, याद रखिएगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। क्वेश्चन को ले लीजिए और देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब जनसंख्या का मतलब जनसंख्या बटा हुआ है तो जलवायु कारक उसका क्या है, ठीक ना, जलवायु हो जाएगा। जैसे भौतिक कारक हो जाएगा, ठीक, ये भौतिक कारक हो जाएगा। ये सब जो अनेक प्रकार के जो कारक हैं इन सभी का चर्चा किया जाएगा कि आखिर किस कारक से जनसंख्या क्या कैसा परिस्थिति है, कौन कौन सी स्थिति आ गई है जिसके कारण जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में निवास कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाते हैं आप लोगों के सामने कि जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं? इतना ही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन इसी को इस तरीका से दे सकता है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी दे सकता है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या वृद्धि का मतलब यहाँ पे अगर जियोग्राफी में से तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन अगर हम भूगोल के आधार पर देखा जाए, अगर पॉपुलेशन को जोड़ कर देखेंगे तो जोड़ने के आधार पर यहाँ पे देखा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है परिवर्तन, याद रखिएगा। परिवर्तन यानी कहने का मतलब बदलाव। मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, मान लीजिए कि क्या एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान
इस क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान जनसंख्या में बदलाव आ रहा है, ठीक ना। अब बदलाव आ रहा है तो इसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जैसे कहने का मतलब कि अगर देखिएगा तो 2024 में यहाँ पे जनसंख्या कितना है, तो 2024 में यहाँ पे जनसंख्या अगर देखिएगा तो मिनिमम मान लीजिए 500 लोग हैं, लेकिन आने वाला समय में 2025 में यहाँ पे जनसंख्या कितना हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि, ठीक, जनसंख्या बढ़ा। लेकिन हाँ, जनसंख्या वृद्धि कहने का मतलब केवल यही नहीं कि जनसंख्या बढ़ेगा तो ही उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, ठीक है। परिवर्तन बोला है, ना कि सिर्फ बढ़ है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 है और 2026 आया तो 26 में यहाँ पे 800 लोग हो गए, ठीक। तो इसमें जनसंख्या में बदलाव आया कि नहीं आया, यानी यहाँ पे सिर्फ बढ़ना ही नहीं देखा, जनसंख्या में बदलाव आना चाहिए। जो लोगों की संख्या है अगर उस संख्या में बदलाव आएगा तो इसी को जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, ठीक। तो अगर आपसे पूछे जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा दें, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या में, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या में आने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर कोई क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान या किसी क्षेत्र के अंतर्गत किसी समय के अंतराल में या एक निश्चित समय के अंतराल में अगर उस क्षेत्र में लोगों की संख्या में कोई बदलाव आ रहा है तो इसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, बात क्लियर है यहाँ तक कि किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय के दौरान जब जनसंख्या में परिवर्तन होती है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि के बाद हम सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या है। तो सबसे पहले प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक समझने से पहले हम लोग समझेंगे प्रवास। ये प्रवास होता क्या है, प्रवास होता क्या है। तो देखिए कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। जैसे कहने का मतलब कि अभी हम ए बिंदु पर हैं, ये एक गांव है, और बी बिंदु पर यहाँ पर एक गांव है। अब हम यहाँ से छोड़कर यहाँ पर जा रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। याद रखिएगा। अब प्रवास लोग क्यों करते हैं, प्रवास क्यों करना जरूरी है, यहाँ पर समझिए। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ही प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो ये जाने का जो काम किया जा रहा है इस काम को ही क्या कहेंगे, प्रवास। अच्छा, प्रवास क्यों किया जाता है, प्रवास के कितने कारक है उसको, तो प्रवास के कारक को लिखें। तो देखिए प्रवास के मुख्य रूप से 2 कारक होते हैं, ठीक, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अगर आपसे पूछे कि प्रवास के कारक लिखें, तो याद रखिएगा पहला कारक आपका हो जाएगा प्रतिकर्ष और दूसरा कारक हो जाएगा अपकर्ष कारक। तो प्रवास के मुख्यतः 2 कारक होते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। अब ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या है, तो प्रतिकर्ष कारक एक ऐसा कारक है जो लोगों को उस जगह पर जहाँ पे वो रहता है उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। यानी कहने का मतलब कि ऐसी परिस्थिति जिसके दौरान या जिसके लमसम लोग जो है उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। क्यों, आखिर प्रतिकर्ष कारक प्रतिकर्ष कारक में क्या क्या ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण लोग उस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं। यानी प्रतिकर्ष कारक जो है किसी भी व्यक्ति को उस स्थान से हटने पर मजबूर कर देता है जिस स्थान पर वो पहले से रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे अनुकूल जलवायु नहीं होगी, मतलब जलवायु अच्छा नहीं होगा, मौसम अच्छा नहीं होगा। जब जलवायु सही नहीं है, मौसम सही नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर चल जाए उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में चल जाइए तो क्या वहाँ पर अगर देखिएगा तो वहाँ पर हमेशा हर चीज
बर्फ के रूप में तब्दील रहती है, तो क्या वहाँ पे जलवायु अनुकूल मिल रहा है? क्या सभी लोग वहाँ पे अपने आप को ढाल सकते हैं? है संभव? संभव नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कि प्रतिकर्ष कारक यानी जलवायु यानी मौसम संबंधी घटना है। तो लोगों को लगता है कि ये चीज़, ये मौसम हमारे लिए बेहतर नहीं है, यानी जहाँ पे जलवायु अनुकूल नहीं होती है वहाँ से लोग निकलना ही अपने आप में बेहतर समझते हैं। दूसरा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि शिक्षा, अगर कहीं पर भी शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो, कहीं पर भी शिक्षित व्यक्ति ना हो, कहीं पर भी शिक्षा का देख रेख करने वाला ना हो, कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने की कोई सुविधा ना हो, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, तो दूसरा का प्रतिकर्ष कारक में शिक्षा की बेहतर सुविधा न होना। ठीक, तीसरा का हम क्या कहेंगे? रहन सहन की अच्छी दशाएं न होना। हम कोई क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पर मान लीजिए चिकित्सा है नहीं, मेडिकल वगैरह है नहीं, वहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, तो वहाँ पे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो रहन सहन की अच्छी दशाएं न होना। चौथा क्या हो जाएगा? आपदा कारक, यानी कई प्रकार के कारक ऐसे हैं जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ठीक ना, सुनामी, ये सब जो चीज़ें जहाँ पे आती रहती है वहाँ पे लोग बसना पसंद नहीं करते हैं, तो हमारा आपदा कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक हो जाएगा राजनीतिक मतभेद, यानी लोगों राजनीति के कारण भी किसी समाज में देखा जाए तो राजनीति के कारण भी कोई समाज में लगातार क्या होते रहता है? आपसी में होर होते रहता है, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जिसके कारण लोग उस क्षेत्र में बसना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा राजनीतिक मतभेद। ये बात यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक, तो ये सब आपका प्रतिकर्ष कारक में आ जाएगा। अपकर्ष कारक में इसका ही वही अपकर्ष कारक में आइएगा तो अपकर्ष कारक हमारा क्या कहता है? जहाँ पे रहन सहन की अच्छी दशाएं हो, जहाँ पे जलवायु बेहतर हो। ठीक, यानी जिस क्षेत्र में जलवायु बढ़िया रहता है, जहाँ पे जलवायु बेहतर रहता है, जहाँ पे रहन सहन की अच्छी दशाएं होती है, जहाँ पे राजनीतिक मतभेद या राजनीतिक होर नहीं होता है, उस जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये हमारा अपकर्ष कारक में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो जहाँ पे स्वास्थ्य यानी जहाँ पे रहन सहन की अच्छी, जहाँ पे स्वास्थ्य बेहतर, यानी जहाँ पे किसी प्रकार का बीमारी फैलने की आशंका ना हो। ठीक है, जहाँ पर कोई भी एक तरह से जहाँ पे आसानी से हर व्यवस्था, हर सुविधा, हमें हर चीज़ें जहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। जहाँ पे रोजगार की अच्छी सुविधा होती है, जहाँ पे रोजगार लोगों को मिलता है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये हमारा अपकर्ष कारक हो गया। तो प्रतिकर्ष कारक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करती है, और अपकर्ष कारक लोगों को अपनी ओर खींचने यानी अपनी ओर आने की मजबूर करती है, क्योंकि अपकर्ष कारक में वैसी चीज़ें, वैसे काम होती है या वैसा कारक होता है जो लोगों को अच्छी बेहतर सुविधा प्रदान करता है, जहाँ पर लोग जाने का प्रयास करते हैं। वही अगर प्रतिकर्ष कारक में देखिएगा तो प्रतिकर्ष कारक में ऐसा कारक आ जाएगा जहां से लोग हटने के लिए, मतलब जहां पे लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जहां पे लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पाता है, और लोग वहां से छोड़कर दूसरे स्थान तक जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कारक यानी प्रवास के ये दो कारक निम्नलिखित है, ध्यान रखिएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिकर्ष कारक, जैसे बताइए कि प्रतिकर्ष कारक क्या है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि बोला जाता है प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक क्या है, या प्रतिकर्ष कारक किसे कहेंगे, अपकर्ष कारक किसे कहेंगे। तो आप इतना समझ गए होंगे, समझा दीजिएगा कि प्रतिकर्ष कारक वे कारक है जिसके कारण लोग जो है एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस स्थान में, ऐसी व्यवस्था में लोगों को उनके अनुकूल या उनके इच्छा अनुसार कोई बेहतर सुविधा प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक ना, तो आपसे पूछेगा प्रतिकर्ष कारक के 2 उदाहरण दे, 3 उदाहरण दे, अपना उदाहरण देकर 3-4 को समझा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि रहन सहन की अच्छी दशाएं न होना, अनुकूल जलवायु का न होना, रोजगार का न होना, ठीक है, फिर शिक्षा व्यवस्था का न होना, ये सब कारक आप लिख दीजिएगा प्रतिकर्ष में। अपकर्ष कारक के अपोजिट की शिक्षा व्यवस्था का होना, अनुकूल दशाएं होना, रोजगार का अच्छा अवसर प्रदान होना, ये सब अपकर्ष कारक में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपकर्ष कारक, अगर अपकर्ष कारक का परिभाषा लिखना हो तो अपकर्ष कारक में आप लिख दीजिएगा कि वे कारक यानी प्रवास का वैसा कारक जिसके तहत लोग जो है अच्छी सुविधा को देखकर वहां पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी अपकर्ष कारक एक ऐसा कारक है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोगों को अपनी ओर खींचती है, ताकि वहां पे लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था, अच्छा चीज है और अच्छा एक तरह से अवसर उपलब्ध हो पाता है। ठीक है ना, तो जहाँ पर अच्छा अवसर, अच्छी चीजें मौजूद होती है, वहीं पर लोग ज्यादा से ज्यादा जाकर बसना पसंद करते हैं, वहीं पर लोग ज्यादा से ज्यादा जाकर रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वहाँ पे अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधा और अच्छी अनुकूलन वातावरण प्राप्त हो पाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। लिंग संरचना,
लिंग संरचना से क्या समझते हैं? तो देखिए कहा जाता है लिंग यानी लिंग किससे, यानी पुरुष व स्त्री से जोड़ा गया है। लिंग अर्थात पुरुष व स्त्री। तो कहा जाता है कि पुरुष व स्त्री किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुष व स्त्री को एक क्रम के अनुसार सजा देना या व्यवस्थित करना ही क्या कहलाएगा, लिंग संरचना कहलाएगा। याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत पुरुष व स्त्री के संख्या को एक क्रमानुसार एक व्यवस्थित तरीके से सजाने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, लिंग संरचना कहेंगे। इस लिंग संरचना के कारण, लिंग संरचना के दौरान या लिंग संरचना के कारण ही हमें किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक और एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि समाज में कैसा स्थिति है पुरुष और महिलाओं का, समाज में आर्थिक यानी एक तरह से रोजगार के अवसर पर देखा जाए, रुपया पैसा के आधार पर देखा जाए तो दोनों का क्या समाज में योगदान है, इस प्रकार से हमें जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले स्त्री व पुरुष के संख्या के अनुपात को, किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले स्त्री व पुरुष के संख्या के अनुपात को एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे। किसी भी क्षेत्र में स्त्री व पुरुष के संख्या के अनुपात को व्यवस्थित तरीके से सजा कर दिखाने या दर्शाने की प्रक्रिया को ही लिंग संरचना कहते हैं। लिंग संरचना के कारण हमें किसी समाज के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है या लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो देखिए कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत प्रति हजार पुरुषों पर स्त्री के संख्या को मापना ही क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे एक क्षेत्र है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1000 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं, 1000। अब 1000 व्यक्तियों पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इनके संख्या को मापना ही क्या कहलाएगा, लिंगानुपात कहलाएगा। याद रखिएगा, तो किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या मापने की क्रिया को ही लिंगानुपात कहेंगे। याद रखिएगा, ठीक। लिंगानुपात बराबर यहाँ पे देखिएगा तो लिंग अनुपात बराबर क्या होता है, तो स्त्रियों की संख्या बट्टा में पुरुषों की संख्या गुने 1000। अन्य देश में जाइएगा तो अन्य देश में पुरुषों की संख्या ऊपर, यानी अन्य देश में जाइएगा तो कहा जाएगा कि किसी क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले, ठीक ना, स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या मापने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, तो लिंगानुपात कहेंगे। लेकिन हमारा भारत में क्या है, भारत में पुरुष पर यानी पुरुष के आधार पर स्त्रियों को मापा जाता है। यानी पहले पुरुष, अब प्रति 1000 पुरुषों पर देखा जाता है कितना स्त्रियां निवास करती है, मतलब कितना स्त्रियां रहती है, इसको देखा जाता है। जैसे भारत में अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां हैं। भारत का अगर 2000, ये डाटा जो है 2011 के अनुसार बताया गया है कि भारत में अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां हैं। ठीक, अच्छा, लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है? अगर लिंगानुपात कम हो जाए तब हम क्या उसे बोल सकते हैं, और क्यों कम हो जा रहा है? तो देखिए, लिंगानुपात अगर कहीं पर भी लिंगानुपात हमें कम देखने को मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उस समाज में स्त्रियों की संख्या बेहतर नहीं है, उस समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छा नहीं है। जहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अच्छा नहीं होती है, स्त्रियों की हर सुविधा, हर व्यवस्था बेहतर ना हो, तो वहाँ पे लिंगानुपात कम होता है। लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है? क्यों आखिर लिंगानुपात कम होता है? तो लिंगानुपात कम होने का कारण यह हो जाएगा, यानी स्त्रियों की लिंगानुपात कम, यानी समझिएगा स्त्रियों की संख्या कम। रीजन क्या है? भ्रूण हत्या हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक, जिसमें लोगों को अपना व्यवस्था के कारण लोगों को सांस्कृतिक, यानी लोगों को ऐसा लगता है समाज में कि ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा रीति रिवाज है, इसके अंतर्गत हम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं देंगे, हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे। इसके कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण लिंगानुपात में कमी आती है, भ्रूण हत्या के कारण कमी आती है। उसके साथ साथ देखिएगा तो जो अपराध हो रहा है, अपराध के कारण महिलाओं के साथ रेप हो जा रहा है, अपराध हो जा रहा है, गैंग रेप, ये सब जो आज के समय में जो हो रहा है, इसके कारण भी लिंगानुपात में कमी आती है। याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि लिंगानुपात से क्या समझते हैं, तो लिंगानुपात ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को मापा जाता है। इस प्रक्रिया को ही लिंगानुपात कहते हैं। बात याद रखिएगा, ठीक। तो समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है।
चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछा कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान में देखेंगे। जैसे कहने का मतलब कि जनसंख्या घनत्व, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र की कोई विशेष दूरी को माप कर और अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने लोग रहते हैं, और उन लोगों की माप कर तुलना कर संख्या को ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नहीं समझे? आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक गाँव है, जो कि हम अपना गाँव के नाम ले रहे हैं गोपालपुर। कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर जाएंगे तो एक और हमें गांव मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं बांक। कुछ दूरी पर जाएंगे तो एक और गांव मिलेगा, जिसको बोलेंगे भथेरी। हम इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से हम ले लेते हैं, कुछ गांव का नाम ले लेते हैं। समझ जाइए, ऐसे दूरी डिफरेंस तो ज्यादा होगा, लेकिन मान लेंगे कि इन तीनों के बीच में 1 किलोमीटर का दूरी है। कितने किलोमीटर का? 1 किलोमीटर का। अब यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 400 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर 395 लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 408 लोग रह रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनसंख्या कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर हम जा रहे हैं तो एक क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है, एक में कम है, एक में ज्यादा है, ठीक। यानी इसका मतलब, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा तुलना देखिएगा, यहाँ पे तुलना करके देखिएगा तो ये सब जो है ये 400 के आसपास है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा बेसी है, कुछ थोड़ा सा मात्रा का अंतर है, ठीक। जैसे जनगणना ही वाला आता है या कोई आपका ही नौकरी लग गया तो कोई आप लोग से पूछेगा कि बताइए कि तुम्हारा वेतन कितना मिलता है, तो आप क्या कहिएगा कि मेरा वेतन आपको 50,000 मिलेगा, तो कहेंगे कि हमारा 50,000 मिलता है। नहीं, आप ऐसे थोड़ी बोलिएगा। आप कहिएगा 50,000 मिलेगा तो आप सीधे आप कहिएगा कि मिलता है, हमारा ज़्यादा नहीं मिलता है, 30,000, 25,000, 40,000, ऐसे आप बोल सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वही बातें हो जाता है कि इसके आसपास, यानी ये सब जो है 400 के आसपास ही है, यानी हम इन तीनों क्षेत्र की अगर मापें तो हम इसको आराम से कह सकते हैं कि 400 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। 400 किलोमीटर प्रति व्यक्ति, 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे देखा गया, यही बातें कहा गया कि प्रत्येक किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत या किसी भी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि लोगों की संख्या बता प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाएगा? जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ से पूछे कि अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था, याद रखिएगा, ठीक ना। अगर पूछे कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अब पूछेगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, ठीक। तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार ही ऐसा कहा गया कि बिहार हमारा जो राज्य है, हमारा बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 के अनुसार हमारा बिहार राज्य का जनसंख्या जो है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। आपको एनसीईआरटी में या फिर अदर बुक में कहीं 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर भी देखने को मिल सकता है, ठीक ना, याद रखिएगा। हमारे बुक में 1102 भी दिया रहता है। तो बिहार का जनसंख्या, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक ना, पूछेगा कि वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारत में,
कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो हम बोलेंगे बिहार। ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। अगर पूछेगा कि बताइए भारत का कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व बहुत कम था, तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ऐसा क्षेत्र था जिसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, चलिए जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक बोला गया है कि जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या में बदलाव आ रहा है तो उसके प्रमुख घटक क्या है। तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक ना, जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है, तो कौन से कारण है जिसके कारण जनसंख्या में बदलाव आ रहा है। तो सबसे पहला तो हो जाएगा प्रवास। लोग जो हैं रोजगार के अवसर के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, अच्छी सुविधा नहीं मिल रहा तो लोग दूसरे जगह जा रहे हैं। जहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे लोग हैं और यहाँ से उठकर यहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ से उठकर जब ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ की जनसंख्या कम हो रहा है और यहाँ की जनसंख्या क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में देखिए यहाँ पे कम, यानी यहाँ पर भी कम, यहाँ पे जनसंख्या में बदलाव आया, और यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा था तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ गया, यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी बदलाव आया। यानी 4 लोग यहाँ से उठकर यहाँ पे मान लीजिए 300 लोग हैं और यहाँ पर मान लीजिए 300, यहाँ पर भी यानी मान लीजिए यहाँ पर 250 लोग हैं। ठीक, अब यहाँ से 5 लोग उठकर गए तो यहाँ पे 255 लोग हो गए और यहाँ पे 295 लोग हैं। तो यहाँ पे घटा और यहाँ पे जनसंख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो हमने क्या बताया था कि वृद्धि किसे कहेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो जाएगा। यानी जनसंख्या बढ़ रहा है वो भी वृद्धि कहलाएगा, घट रहा है वो भी वृद्धि कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि कहा जाता है कि प्रवास के कारण क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला प्रवास हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जन्म दर। मान लीजिए कोई क्षेत्र में मान लीजिए कि अभी भारत में या कहीं पर भी कोई भी क्षेत्र में देखिएगा तो जनसंख्या कुछ ही लोग हैं, 1000 लोग हैं, एक दिन में या एक रात में मान लीजिए कि 10 बच्चों का जन्म होता है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। या अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 लोग हैं और जनसंख्या क्या हो जाएगा, 10 बच्चों का जन्म हुआ, तो जन्म दर यानी कहीं ना कहीं जन्म दर के कारण भी जनसंख्या में बदलाव आ रहा है। 1010 यहाँ पे हो जाएगा, आप देखिएगा तो जनसंख्या में बदलाव आया कि नहीं आया, 1010 हो जाएगा। किसके कारण, तो जन्म दर के कारण। तो कहा जाता है कि जन्म दर भी जनसंख्या को बढ़ाने में, जनसंख्या में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सरकार याद रखिएगा, मृत्यु दर। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, वहां पर लोगों के क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, तो जनसंख्या घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये भी जनसंख्या को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये तीनों याद रखिएगा। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन है, तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। प्रवास हो जाएगा, जन्म दर हो जाएगा और मृत्यु दर हो जाएगा। ये तीनों क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक होता है। अब हम देख लेते हैं कि जन्म दर किसे कहते हैं। ये जन्म दर क्या है, तो आपको पता होगा कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या पर, मान लीजिए कि 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों पर जितना जीवित बच्चों का जन्म हो रहा है, मतलब जितना बच्चों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जितना बच्चा जिंदा रहा है, जितना बच्चा मतलब जीवित है, उस बच्चे की संख्या की गणना करने की प्रक्रिया को ही जन्म दर कहते हैं, बर्थ रेट कहा जाता है। तो आपसे पूछा कि जन्म दर किसे कहेंगे, तो बोलेंगे कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जन्म लेने वाले, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को ही क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। याद रखिएगा कि किसी भी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले 1000 व्यक्तियों पर
जितने बच्चों का जन्म हुआ है उनमें से जीवित बच्चे की संख्या के ज्ञात करना ही, उनमें से सभी जीवित बच्चों की संख्या को ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। या फिर सीधे आप बोल सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहेंगे। फिर से एक बार सुनिए कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों को ही क्या कहेंगे, जीवित बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहा जाता है। तो सर का मृत्यु दर आपसे पूछा जाएगा कि जन्म दर हो जाएगा, तो सर का आपको पूछेगा मृत्यु दर किसे कहेंगे, मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो आप सीधे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, तो बोलेंगे किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या यानी प्रति 1000 लोगों के संख्या पर जितने लोगों का निधन होता है, जितने लोग का मृत्यु होता है, तो इसको मृत्यु दर कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि एक क्षेत्र में 1000 लोग रह रहे हैं, 1000 लोग में से अगर देखिएगा तो 1000 लोगों में से कुछ बच्चे का जन्म हुआ, कुछ बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, 50 बच्चे का जन्म होता है, तो क्या हुआ यहाँ पे जनसंख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, 50 बच्चे का जन्म हुआ जिसमें से 25 बच्चे जो हैं 30 बच्चे जो हैं वो जीवित थे और 20 बच्चे का हालत खराब था जिसके कारण उनका निधन हो गया। तो वहाँ पे जो मर गया है बच्चा उसको नहीं गिना जाएगा, जो जीवित बच्चा है उनको ही गिना जाएगा। तो कहा जाता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर, किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चे की संख्या, 30 को तो जिंदा है, 20 को तो मर गया, तो मरने वाला को नहीं लिया जाएगा, जितने भी बच्चा जीवित है उस जीवित बच्चे की संख्या को ही क्या कहेंगे, संख्या को ही जन्म दर कहेंगे। अब मान लीजिए 1000 लोग हैं, अब 1000 लोग में से 100 गो आदमी मर गया, ठीक, तो कितना आदमी मरा, 100 गो ना, तो इसमें बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, इसमें वो नहीं देखा जाता है, खाली ये देखा जाता है कि कितने लोगों का निधन हुआ। तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने व्यक्तियों का निधन होता है उन व्यक्ति की संख्या को ही क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो याद रखिएगा कि जन्म दर क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को ही क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। तथा किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों में जितने व्यक्तियों का निधन हुआ है, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों में से जितने व्यक्तियों का निधन हो चुका है उस व्यक्तियों की संख्या को ही क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे। याद रखिएगा। अब यहाँ पे मेरा जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर से सब शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। अब आपका कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखें। 5 नंबर में देता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला 4 कारक लिखें। तो हम यहाँ पे सबसे पहला कारक हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, या ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं जलवायु, जिसको हम बोलते हैं मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम बोल सकते हैं। ये जलवायु क्या है, जैसे देखिए कहीं पर भी गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर भी ठंडा ज़्यादा है, ठीक, तो कहा जाता है कि जहाँ पर जलवायु बेहतर होता है, जहाँ पर जलवायु अनुकूल होगा, जहाँ पर व्यवस्था अच्छा होता है, वहाँ पर ही लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक। तो जलवायु जो है, जलवायु क्या करता है, जलवायु जनसंख्या वितरण को, यानी जनसंख्या वितरण मतलब वितरण का मतलब बटा हुआ, यानी जब लोगों की संख्या जब बढ़ जाता है तो किसके कारण, क्यों आखिर बढ़ रहा है। तो पहला कारण है जलवायु, कि जहाँ पर मौसम बेहतर होगा, यानी मान लीजिए कि हम यहाँ पे पृथ्वी पर ही अगर आप देखिएगा तो ऊपर में उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक ना। अब बीच में यहाँ पे हो जाएगा कौन, भूमध्य रेखा हो जाएगा, ठीक। तो ना ही यहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, ना ही यहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, और ना ही यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि ऊपर का जो नॉर्थ पोल हमारा जो हो जाएगा, ऊपर में नॉर्थ पोल हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर जो हर चीजें जो है वो बर्फ के रूप में तब्दील रहती है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सीधा नहीं पहुंचता है बल्कि तिरछा पहुंचता है। इसके बाद भी इस टॉपिक पर जब क्लास हम लेंगे तो इसके बारे में, अर्थ के बारे में भी हम पूरा डीपली एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पर भी सूर्य का प्रकाश कभी भी स्पर्श और सीधा नहीं पहुंचता है, जिसके कारण यहाँ पर भी हर चीज बर्फ के रूप में तब्दील होता है, और हमेशा है जब बर्फ रहता है, हमेशा यहाँ पे बर्फ रहेगा और यहाँ पर ठंडा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए लोग जो है वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। कोई गतिविधि हो, कोई मिशन हो, तभी वहाँ पर प्रमुख लोगों को भेजा जाता है ताकि मिशन को कंप्लीट किया जा सके। यहाँ पर अभी इस क्षेत्र में देखिएगा, तो इस
क्षेत्र में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा इस क्षेत्र पर सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने के कारण यहाँ पे कभी ठंडा होता ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा जो है हमेशा यहाँ पे क्या होता है, गर्मी होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को कहेंगे, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, और जहाँ पर ठंडा होता है उसको शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। लेकिन इनके और इनके बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम जो है वो अनुकूल होता है, यानी यहाँ पे मौसम जो है बेहतर रहता है, ठंडा भी होगा गर्मी भी होगा, यानी मौसम बदलते रहता है। तो इसीलिए इस प्रकार के क्षेत्र को हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे शीत भी हो यानी ठंडा भी हो, और जहाँ पे उष्ण यानी गर्मी भी हो, उस क्षेत्र को बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि देखिए जलवायु में के आधार पर देखा जाए तो जहाँ पर जलवायु बेहतर होगा, यानी जहाँ पर मौसम अच्छा होगा, मौसम बेहतर होगा, यानी कहने का मतलब कि बेहतर वर्षा होगा, बेहतर मतलब जहाँ पे अच्छा वर्षा हो सके, वर्षा जहाँ पे अच्छा वर्षा हो सके, जहाँ पे ठंडा और गर्मी ये सब चीज़ें जहाँ पे अनुकूलन एक तरह से देखें तो वायु यानी हवा जो है व्यवस्थित अच्छा हवा वहाँ जहाँ पे हमें प्राप्त हो सके, उस चीज़ों में उस क्षेत्रों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं रहना। और जहाँ पर अनुकूलन व्यवस्था नहीं होता है, जहाँ पे मौसम अनुकूल नहीं होता, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारा जलवायु कारण हो गया। दूसरा का अगर देखिएगा यहाँ पे तो दूसरा का आपके सामने क्या आ जाएगा, जलवायु के बाद पहला तो जलवायु हो गया। अगर सेकंड देखा जाए तो दूसरा का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जलवायु के बाद आपसे पूछ देगा कि दूसरा का बताइए, तो दूसरा का हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति का मतलब क्या होता है, भू आकृति का मतलब भू मतलब भूमि, आकृति मतलब आकार। अब देखिए भू आकृति पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे कम रहेंगे, यानी आपको पता होना चाहिए कि भू आकृति यानी भूमि को अगर बांटा जाए तो एक तरह से यहाँ पे पर्वत के रूप में बटेगा, एक पठार के रूप में बढ़ता है यहाँ पे, ठीक, और एक देखिएगा तो नदी जो हो जाएगा ये भूमि का ही एक हिस्सा है, और एक हो जाएगा समतल जो कि मैदानी भूमि हो जाएगा ये सब। अब आपको पता है कि पर्वत वाले स्थान पर लोग रहना तो पसंद करेंगे नहीं, वहाँ पे लोग जो है जो कि पशु चारण जो होता है इस चीज़ के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं आते हैं, वहाँ पे निवास अस्थायी रूप से लोग ज़्यादा दिन तक निवास नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ना ही वहाँ पे कृषि करने की अच्छी व्यवस्था होती है, ना ही वहाँ पे मौसम अनुकूल सही ढंग से मिल पाता है। इसी कारण लोग जो है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करना पसंद नहीं करते हैं। पठारी जो है पठारी पर्वत का ही रूप है, जहाँ पे भूमि जो है भूमि का उपजाऊपन पूरी तरह से समाप्त रहता है, जहाँ पे भूमि में अच्छी उपजाऊपन नहीं मिलता है, जहाँ पे वातावरण भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। साथ अगर तीसरा देखा जाए तो हमारा जो मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में एक क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में समतल भूमि हो जाएगा, जहाँ पे परिवहन का बेहतर सुविधा हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे परिवहन का बेहतर सुविधा, जहाँ पे कृषि के लिए अनुकूल व्यवस्था हो सकता है, जहाँ पर मिट्टी उपजाऊपन हो जा सकता है, तो इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ये अपना लिख दीजिएगा ऐसे डिफाइन करके। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा जल की उपलब्धता। तो देखिए आपको पता है कि जहाँ पर अच्छे और शुद्ध जल की प्राप्ति होती है वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं, और जहाँ पर हमें अच्छे जल नहीं मिल पाएगा, जहाँ पे शुद्ध जल नहीं मिल पाता है वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बात यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि अनुकूलन और बेहतर जल की प्राप्ति के लिए ही लोग एक बेहतर स्थान पर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो कारण हो जाएगा जल की उपलब्धता जो हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जहाँ पर शुद्ध जल मिल सके, जहाँ पर, क्योंकि जल के आपको तो पता है कि जल ही एक प्रकार का जीवन है, और ये जल जो है लोगों के विभिन्न प्रकार के कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जहाँ पे जल का उपलब्धता हो पाए वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, जैसे नदी घाटी के किनारे। और आप लोगों को पता होगा कि विश्व का पहली प्राचीनतम और नगरीय सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, वो हमारे नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुआ था। और अगर चौथा देखा जाए तो यहाँ पे चौथा हमारे मौसम संबंधी घटनाएं को अगर देखिएगा तो कई ऐसे कारक है जो कि जलवायु कारक को प्रभावित करता है। यहाँ पे हम मिट्टी को अगर देखा जाए तो मिट्टी क्या करता है, मिट्टी भी एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे खेती करने में, ठीक है, मिट्टी से अनेक प्रकार की चीजें जो बनाई जाती है वहां पे हो जाएगा। यानी मिट्टी जो है जहाँ पर मिट्टी बेहतर रहेगा वहीं पर ज्यादा से ज्यादा लोग भी निवास करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कारण लोगों को कृषि करने में आसानी होती है, अनेक प्रकार के फसलों को उपजाने में मदद मिलती है। और आपको पता है कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हमारे देश के लिए मिट्टी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारा हो जाएगा जलवायु कारक। ठीक, तो इतना क्वेश्चन आप लोग कैप्चर कर लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, और जहाँ पे जो भी डाउट होगा उस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, परखिएगा, और किस प्रकार से क्वेश्चन समझने में नहीं, मतलब कहाँ पे क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, कैसे डाउट हो रहा है, उस चीज़ को थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। और साथ में एक बात यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये सब जितने भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में PYQ में पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने बच गई कि जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा समझाना है।
जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत क्या है? तो देखिए, कहा जाता है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत देखा जाता है किसी समाज की स्थिति, जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ष में किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो कोई क्षेत्र है जहाँ पर कुछ वर्ष पहले जो है रहन सहन की अच्छी दशाएं नहीं थी। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो वो क्षेत्र जो था कैसा था? ग्रामीण था। ठीक, वहाँ पर कृषि होता था, खेती होता था। ठीक है, और उसके साथ साथ देखा जाए तो वहाँ के लोग क्या थे? अशिक्षित थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जब समय परिवर्तन हुआ, जब धीरे धीरे समय बदलने लगा तो वही ग्रामीण धीरे धीरे शहर के रूप में बदल गया। वही कृषि वाला जो क्षेत्र जो है औद्योगिक रूप में बदलना शुरू हो गया। औद्योगिक यानी उद्योग वहाँ पे किया जाने लगा। और वही फिर अशिक्षित व्यवस्था, यानी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो क्या करने लगे? शिक्षा को प्राप्त करके शिक्षित हो गए। तो ये लोगों में बदलाव आया, और जब ये लोगों में बदलाव आया तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला। यही कहलाता है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो कि 2 नंबर में भी पूछ सकता है और यहाँ से 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र था, जहाँ पे लोग जो है पूरी तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, जहाँ पे लोग कृषि के आधार पर निर्भर रहते थे, जहाँ पे लोगों को पूरी तरह से एक तरह से प्रक्रिया के बारे में, मौसम संबंधी घटनाएं के बारे में सभी जानकारी जब प्राप्त नहीं थी, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर कुछ समय जैसे जैसे धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, वैसे वैसे लोगों के अंदर बदलाव है। वही ग्रामीण क्षेत्र शहर में बदलना शुरू हो गया। वही जो कृषि वाला जो एक तरह से व्यवसाय था वो अब औद्योगिक में बदल गया। और वही अशिक्षित लोग धीरे धीरे शिक्षित हो गए, जिससे जनसंख्या पर और समाज के जो स्वास्थ्य पर काफी ध्यान दिया गया। इन सभी सिद्धांत को क्या कहा गया? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में देखा जाता है कि पहले समाज हमारा कैसा था, अब समाज में क्या बदलाव आया। इन सभी के संश्लेषण अध्ययन को क्या कहा गया? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा गया। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था है हमारा क्या बोलता है? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था, इस प्रथम अवस्था में अगर आप देखिएगा तो प्रथम अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, लोगों के पास अच्छा पैसा, अच्छा रोजगार नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं था कि कैसे जन्म दर रोका जाए। अगर देखिएगा तो हमारे समाज में कई बच्चों का जन्म होता था और कई लोग निधन यानी कई लोग मर भी जाते थे। और इस समय अगर देखा जाए तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी। इस समय अगर देखिएगा तो जनसंख्या लगातार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। प्रथम अवस्था में जनसंख्या लगातार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। इस समय लोग देखा जाए तो लोग कैसे थे? अशिक्षित थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। वही अगर द्वितीय अवस्था में देखा जाए तो द्वितीय अवस्था हमारा क्या कहता है? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो दूसरा अवस्था है, इस दूसरा अवस्था में शुरुआत में जनसंख्या ज्यादा रहा, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या कम हो गया। यानी पहले जब द्वितीय अवस्था आया तो इसके शुरू में जनसंख्या ज्यादा रहा, लेकिन दोबारा फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? जनसंख्या यानी जन्म दर में कमी आई। धीरे धीरे जन्म दर में क्या आई? कमी आई। किंतु जो मृत्यु दर अगर देखा जाए तो मृत्यु दर वैसा ही था। यानी जन्म दर में कमी है, लेकिन थोड़ा सा मृत्यु दर में बदलाव हुआ था। लेकिन फिर भी अगर इस द्वितीय अवस्था में भी देखा जाए तो द्वितीय अवस्था में भी लोगों की स्थिति वही थी जो कि पहले वाला था। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, इस अवस्था में हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, समझिएगा, कि प्रथम अवस्था में पहले यानी आरंभ में पहले जनसंख्या तीव्र था, वह बाद में धीरे धीरे जनसंख्या क्या था? जन्म दर। पहले जो है वो जन्म दर तीव्र था, वह बाद में जन्म दर में कमी आई। जन्म दर में कमी आई। यहाँ पे जन्म दर में कमी क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाने लगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। लेकिन फिर भी इस अवस्था में भी जनसंख्या में कमी नहीं आई थी। जन्म दर पहले जन्म दर तेज था, लेकिन धीरे धीरे जन्म दर कम हो गया। और स्वास्थ्य पर कहा जन्म दर कम हुआ है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, इसी चलते जन्म दर कम हुआ। अब तृतीय अवस्था में देखिए क्या होता है। तृतीय अवस्था में विकसित देश आते हैं, जैसे अमेरिका हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि रहन सहन की बेहतर सुविधा, अच्छा औषधि वहाँ पे मिली गई है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था का व्यवस्थित किया गया, अच्छा शिक्षा व्यवस्था का व्यवस्था किया गया है। इसी कारण वहाँ पे जन्म दर क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम। यानी तृतीय अवस्था में क्या देखा गया कि जन्म दर व मृत्यु दर दोनों बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि शिक्षा
स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान दिया गया। शिक्षा स्वास्थ्य पर काफ़ी क्या किया गया, ध्यान दिया गया था। और लास्ट में अगर देखिएगा तो लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। और थर्ड हमारा कहता है कि जनसंख्या बहुत कम थी, बहुत कम गति से, यानी बहुत धीरे गति से, बहुत मंद गति से बढ़ रही थी। यानी जनसंख्या जो है, जनसंख्या 9 के बराबर बढ़ी, जैसे अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हमने क्लियर किया। जैसा बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा, किस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर कहीं पर भी इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो इस क्वेश्चन को हमें बताइएगा, कहाँ पे डाउट है, किस प्रकार से डाउट है। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।